वो एजेंट आपके कवरेज में हो, आप उसको इजीली पकड़ सको। करना है अगर उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो होती है, अगर आपकी यहाँ आके अंडर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं, इस वजह से भी आपकी पीआर पे असर आ सकता है। तो एट फर्स्ट ये वीडियो में मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है, ना ये वीडियो किसी के लिए प्रमोशनल होने वाली है। मैं इस वीडियो में किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं बता रहा हूँ कि आपको पर्टिकुलर इसी एजेंट के पास जाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में ये बताऊँगा कि मैं कहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ और आपको कौन सी जगह से अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कनाडा का इस बारे में क्या कहना है कि आप अगर किसी एजेंट को हायर कर रहे हो तो आपको कैसे हायर करना चाहिए। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया है, अगर आप किसी एजेंट को हायर करते हो अपनी फ़ाइल लगाने के लिए या फिर अपना कोर्स सिलेक्शन के लिए, तो स्पेशली उनके कुछ एजेंट्स दिए हुए हैं, उनका कुछ टाइप है एजेंट्स के साथ में, जिनसे ही आपको वो फ़ाइल लगवानी चाहिए ताकि आपको कभी किसी फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको जाना है कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे canada.ca पे, और वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हो कैनेडियन बुक में जो भी एजेंट्स रजिस्टर्ड है RCSI और RISIA से, सिर्फ उन्हीं के थ्रू आपको एप्लीकेशन लगवानी चाहिए। इन केस इन फ्यूचर कभी आपके साथ में कुछ भी बुरा होता है, जैसे कि अगर कोई एजेंट आपकी फ़ाइल गलत लगा देता है या फिर कोई मिस इंटरप्रिटेशन दे देता है कैनेडियन गवर्नमेंट को, लेट्स सपोज़ कि आपने यहाँ पे बैचलर्स करी है लेकिन आपके आइल्स में स्कोर इनफ नहीं थे, तो वो आपको एक अंडर ग्रेड कोर्स के लिए भेज देते हैं। उस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आपकी तो अपनी बैक होम कंट्री में ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएशन हो रखी थी, आपने फिर यहाँ पर आकर के करी और हमको बताया भी नहीं कि आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है, और आप उसमें लिख भी देते हो पीआर के टाइम पे कि हाँ मेरी अंडर ग्रेजुएशन हो रखी है और मैं फिर से यहाँ आके अंडर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं, इस वजह से भी आपकी पीआर पे असर आ सकता है। आपको जब भी अप्लाई करना है तो जो एजेंट्स कैनेडियन गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं उन्हीं के थ्रू करना है। अगर उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो होती है, अगर आपकी फ़ाइल में अपलोड कर दी तो और कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है और आप उस एजेंट को भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि आपने उसको कंसेंट दे रखा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा कि सर्टेन पॉइंट्स है, उनका स्पेसिफिकली ध्यान रखो तो आपको ईजी होगा और आसानी होगी एक अच्छा एजेंट ढूंढने में और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। 7 पॉइंट्स है भी इन योर सिटी और इन योर कवरेज। कोई भी अगर आपके साथ में प्रॉब्लम होती है, आप अगर किसी ऐसे एजेंट के थ्रू कनेक्टेड हो, जैसे आपके मासी, मामा, चाचा, ताऊ किसी ने भी बता दिया कि भाई हमारा पिंटू, मिंटू, शिंटू तो इस एजेंट के थ्रू गया था और वो इजीली पहुंच भी गया, आप भी ऐसा करो। हमारा एक एजेंट है जो हमारी गली में बैठा है या हमारे 2-3 मोहल्ले दूर बैठा है और आप भी उसी से फाइल लगवा लो, आप भी पहुंच जाओगे। लेकिन वो एजेंट आपसे काफ़ी दूर बैठा है। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है, ये मामा, मौसा, चाचा सब हाथ खड़े कर लेते हैं कि भाई हमको कुछ नहीं पता। तो मेक श्योर कि वो एजेंट आपके कवरेज में हो, आप अपने से दूर लेते भी हो, और वो एजेंट जो मैंने आपको बताया अगर कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है तो आपकी उससे जो भी बात हो, मेक श्योर कि वो चैट आपकी किसी रिटर्न पैटर्न में हो, या तो ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी ऐसे मीडिया के थ्रू जिससे आपको उसके द्वारा प्रोवाइड करी गई इन्फॉर्मेशन रिटर्न में मिले। अच्छे एजेंट की क्या खास बात होती है और ऐसा एजेंट आपको क्यों हायर करना चाहिए और क्या ग्रीन पॉइंट है कि आपको वही एजेंट हायर करना चाहिए। डोंट पे अ सिंगल पेनी टू एजेंट। मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपकी आइल्स भी क्लियर करा देते हैं और हम आपको कनाडा भी पहुंचा देंगे, लेकिन हम आपके लिए इसमें आपको एक पैकेज दे देते हैं और पैकेज का एक सर्टेन अमाउंट हो जाता है, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, जो भी अमाउंट वो चार्ज करना चाहे एज़ पर अकॉर्डिंग टू देयर गुडविल। एजेंट को उस जिस भी कॉलेज में वो आपको भेज रहा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज की तरफ से या फिर उस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, एक परसेंटेज अमाउंट जो होता है वो उसको मिलता है। एजेंट फिर भी बोलता ही है कि भाई मेरे को तो आपसे पैसे चाहिए ही, तो उसको सीधी ये बात बोलो कि आपको तो मेरी एडमिशन कराने के बाद में पैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल ही जाएंगे, कुछ भी सर्टेन अमाउंट जो उनका फिक्स होता है वो मिलना ही है, तो फिर वो आपसे क्यों मांग रहा है। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर कैश, अगर कोई भी एजेंट आपसे कैश मांगे, इवन वो रजिस्टर्ड हो या फिर वो रजिस्टर्ड ना हो, उसको सीधे मना कर दो। कैश देना एक रेड फ्लैग है। आपको जब भी अगर कोई एजेंट अपनी फ़ाइल के लिए पे कराएगा, लेट्स सपोज वो आपको ट्यूशन फीस के लिए पे करा रहा है, वो आपको GIC के लिए पे करा रहा है या कुछ भी पे कराएगा, उसको कैश अमाउंट कुछ भी मत दो। जो भी पेमेंट होना है उसको सीधे बोल दो कि भाई मुझसे ये जो अमाउंट आप पे करवा रहे हो ये आप वेबसाइट पे करवा दो।
आपका एजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब ऑफ कोर्स आप जब कभी अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। लाइक सपोज आपका पासपोर्ट, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और आपकी मार्कशीट्स। पर भाई मेरे को तो आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हार्ड कॉपी में मेरे ऑफिस में सबमिट करा के जाओ। वो मत करना, क्योंकि कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर आपका वीज़ा आने के बाद में आपका जो एजेंट होता है वो आपसे ये बोलता है कि आप जो टिकट है वो भी हमसे ही करा लो। और कुछ केसेस में होता है कि अगर आप उनसे नहीं कराते हो तो वो आपसे 10-20 वो आपको मना कर देते हैं कि हम आपको आपके डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। अच्छा अमाउंट चार्ज कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी फ़्लाइट टिकट हो रही है 70,000, 80,000 या फिर 19,000, 90,000 में, लेकिन उसके बदले वो आपसे 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 2.25 लाख तक मांग सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपकी मार्कशीट या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको अपने एजेंट को सबमिट नहीं करना है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, लेट्स सपोज आपका पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जाता है, तो वो आपको कोरियर के थ्रू ईमेल आएगा, आपको उसी के थ्रू भेजना है। वीज़ा ऑफिस आपको खुद आपका डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट जो है वो खुद मंगवाता है। आपको किसी भी एजेंट को अपना डॉक्यूमेंट नहीं देना है हार्ड कॉपी। पूछ लेना कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जिस कॉलेज में अप्लाई करवा रहे हो या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा रहे हो, तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको कोई एड मिली है क्या, कोई फाइनेंशियल एड मिली है क्या। लेट्स सपोज कि कोई स्कॉलरशिप हो गई या फिर कोई आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो कि मोस्टली कॉलेज में $50 to $100 या $150 तक होती है, उसमें कोई रिम्बर्समेंट है क्या। काफ़ी कॉलेजेस सितंबर इनटेक, मई इनटेक, जन इनटेक, इन जो फेमस इनटेक्स हैं जैसे कि सितंबर और जैन, मोस्टली मैंने इनके इनटेक्स में देखा है, इन इनटेक्स में रिम्बर्समेंट फ़ी देते हैं। जो भी इनका होता है एप्लीकेशन फ़ी रिम्बर्समेंट देते हैं। मुझे भी मेरे केस में एप्लीकेशन फ़ी रिम्बर्समेंट मिला था। मैंने 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, दोनों से ही मुझे मिला था। कैनेस्टोगा से भी मुझे मिला था और मैंने लसाल में भी अप्लाई किया था, वहाँ से भी मुझे मिला था। जिसका जो है अपना कंसेंट फॉर्म एक फॉर्म होता है जो आपका एजेंट आपको प्रोवाइड करता है। जब आप उसके पास जाते हो, जब आपको किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, तो वो आपको एक फ़ॉर्म देते हैं। मेक श्योर उस फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि उस फॉर्म में आखिर लिखा क्या है। जो एजेंट्स ईमानदार होते हैं वो उसमें ये लिखते हैं कि जो फॉर्म वो आपको दे रहे हैं उसके थ्रू वो आपके बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो सारी आपका एजेंट खुद बेयर करने के लिए रेडी है। लेकिन कुछ फॉर्म्स में लिखा होता है जो कि एजेंट्स कुछ करते हैं ऐसा, वो लोग लिखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो भी आप करवा रहे हो एप्लीकेशन या जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके बिहाफ पर लिख रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं लिख रहे हैं। उसकी अगर आपको किसी इनटेक में जाना है का डिसीज़न है या फिर किसी भी तरीके का ऐसा डिसीज़न है, कोई आपको अगर मिसगाइड कर देता है और आप बताते हो कि नहीं ये तो मेरी तरफ से नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। बस इसका खास ध्यान रखना कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा है, उस कंसेंट फॉर्म को अच्छे से पढ़ना। बात करते हैं कि मैं कहाँ से अप्लाई करवा रहा हूँ। देखो ये वीडियो मैंने पहले ही बोला पेड नहीं है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ आईडीपी से। आईडीपी का ऑफिस जयपुर में है, राजस्थान में। मुझे आईडीपी से करने का पीछे का रीज़न ये था कि कोई ट्रस्टेड एजेंट मिला नहीं और कोई किसी के पास मैं जाऊँ। मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी कि मुझे कहाँ से अप्लाई कराना चाहिए। मेरे भी काफ़ी नोन ऐसे जिन्होंने मुझे बोला कि पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली से अप्लाई कर लो, बट मुझे सच बताऊं तो उन पर ट्रस्ट हुआ नहीं, क्योंकि वो भी मैंने आपको जैसे बताया कि फ़ीस वगैरह मांगते हैं और अच्छी खासी फ़ीस मांगते हैं। बाद में जब मुझे ये चीज़ें पता लगी कि उनको जो फ़ीस है वो तो वहाँ से रिम्बर्समेंट हो ही जाती है, तो फिर मैंने सोचा जब सबको रिम्बर्समेंट हो जाती है तो मैं क्यों दूँ। इसीलिए, और आईडीपी जो आपको पता ही है कि आईएलटीएस भी कंडक्ट करवाता ही है, तो इसीलिए मैंने आईडीपी पे ट्रस्ट करके और उनके साथ में अप्लाई करवाया है। अभी तक मेरी प्रोसेस जो है काफ़ी स्मूथ चल रही है। आगे जैसे भी मेरी प्रोसेस स्टार्ट होती है मैं आपको बिल्कुल बताऊँ।